अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जो वीडियो रिएक्ट जिसके ऊपर करने लगे हैं, बहुत सारे इंडियन भाई हैं जो कि मतलब इस तरह की इंडिया मतलब वीडियोस सजेस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस में ना अक्सर हेट फैलता है। मतलब वीडियो का टाइटल पहले बता दूं, गेट फ्लाई फैक्ट्स की वीडियो है। वैसे इस बंदे के पास नॉलेज बहुत है और अच्छी मतलब बात करता है हमेशा। मतलब जंग की ज़्यादातर बात नहीं करता, अगर कोई वीडियो डालता भी है तो इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर पे है ये। और इसी का कंपैरिजन है या क्या चीज़ है इसके अंदर, या न्यूक्लियर वॉर होती है तो क्या होता है, ये उससे रिलेटेड है मेरे ख्याल से। तो खैर ऐसी कोई वॉर होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और ना ही इन चीज़ों के मतलब इस तरह की चीज़ें पहली बात होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता कोई मकसद नहीं है लड़ाई का। मैं है तो लड़ाई? हमेशा से यही बोलती हूँ। तो खैर मैं हूँ सैम। मैं हूँ लारा। और अगर आप लोगों ने लारा के चैनल को चेकआउट नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उधर भी सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रियल वीडियो का लिंक आप लोग वहाँ पे भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स गो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद शेख अहमद रशीद। ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सब ये जानते हैं कि भारत नो दिवाली। स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच असल में एक परमाणु जंग छिड़ गई, तो क्या आपको ये पता है कि पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और बर्फ फिर से से? एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विल प्रूव इट टू यू। अब आई नो आप सोचोगे कि यार एक परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगी, तो आग इसका निकलेगी? आइस एज से क्या संबंध है? ये राज मैं वीडियो में आगे खोलने वाला हूँ, लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान नई एक भी information 300 किलो मिलने वाली टन का परमाणु बॉम्ब फट गया, पहली तो बार उसके सुना है। कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बॉम्ब की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहां पर बॉम्ब फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे, और उसके बाद हर जगह पे दिखेगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश ने की हुई बर्बादी, जिस नफरत की कीमत सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं फायदा? बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी, जो भूखमरी से तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की इस जंग की कीमत पूरे दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाय चांस जंग होती भी है, तो इस सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या पाकिस्तान? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच की मैं कहता ये हूँ comment जंग में भी, में जंग में अगर- जीत नहीं होती किसी की भी। किसी की भी जीत नहीं होती। देखो मतलब- अगर वो कह रहे हैं ना कि अगर इतना परसेंट लाइक लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, तो इट्स मीन के दोनों तरफ खराबी दोनों है, तरफ दोनों तरफ खराबी फायदा होगी। नहीं है। कोई मकसद परमाणु नहीं लड़ाई। जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, आज के हमारे इस वीडियो में टाइटल्ड व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो ये आता है शेख कि रशीद है। पाकिस्तान के रशीद मियां ने भारत को जो धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या ये पाकिस्तान वीडियो के मैंने पास पहले इतने देखी हुई थी। परमाणु हथियार है कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 160 परमाणु हथियार हैं। इसके मुकाबले में 165 भारत के पास सिर्फ 150 हथियार ये मौजूद है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं, और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400 से 500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया ना, तो एक झटके में ही लाशों का ढेर लग जाएगा। और फायदा? सिर्फ लाशें ही नहीं, बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में कैसे? चकना शुरू कर देगा। ये पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का ट्रेलर है। पर अगर दोनों देशों ने मिलाकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले, तो अब पूरी जरा दुनिया ही कल्पना खत्म। करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना भयानक होगा। पूरी दुनिया मर जाएगी, वो खुद भी मर जाएंगे, तो फायदा? और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इस पर रिसर्च भी कर लिया है, और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि अगर भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े, तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम
परलोक से धार जाएंगे। करोड़ बॉम्ब से जो लोग। आग फैलेगी वो जिसका दूसरे फायदा। 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर दोनों भी देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब्स फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वाले की संख्या इससे भी दुगुनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया की उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो थानोस की चुटकी से नहीं मरे, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसे बदलाव आएंगे जो आइस एज जैसी कंडीशंस को पैदा कर देगा। और वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बॉम्ब्स फटने लगेंगे तो इसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ किलोज का धुआं पैदा होगा, जो सिर्फ 2 हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल्स और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते रहेगा और सुन के अजीब जमीन लग पर रहा है। नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगा और इस वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और जल्दी ठंडी हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि Yes. ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे ही सेटल हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही सेटल हो जाएगा, और उस धुआं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या ये धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? वेल, इसे पूरी तरह क्लियर होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे, और तब तक आइस एज जैसी साल। कंडीशंस में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं हो बहुत पाएगा। मुश्किल हमारे है, पूर्वजों का एग्जांपल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था, और उसी की वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ दी प्राणी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, और पृथ्वी के फूड चेन्स और इकोसिस्टम पर Yes, मैसिव सब खराब हो जाएगा। अब हम इंसान तो झोल झपाटा करके 10 साल कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधे से ज्यादा साउथ एशिया के ऊपर का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा, और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर हुए जमीन पर हम आ इतने गौर से गिरेगी, देख जो कि रहे हैं। हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी, और साथ ही पता है इतनी इंफॉर्मेशन सुने है ना यार। कि हाँ देखना पड़ रहा है मुझे, और अजीब भी लग कि रहा और है मुझे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मतलब इनको देखना चाहिए ये वीडियो, कि समझना जो लोग ये चाहते हैं कि वॉर हो वॉर हो वॉर हो चाहिए। वॉर और हो कोई वॉर फायदा नहीं है, अभी खुश हैं तो रहने दो यार। इससे हमें स्किन कैंसर जैसी अन्य बीमारी होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। नहीं। अब धुआं हटने के बाद बारिश तो होगी, पर दुनिया भर में रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 15 से 30% तक कम हो जाएगा, यानी बारिश के गिरने के चांसेस 30% से कम हो जाएंगे, और इंडिया में तो मान लो नियरली 0% हो जाएगा। और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में तब्दील हो जाएगी, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 सालों तक बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन्स मिट्टी में मौजूद जो पेड़ मतलब इतना सारा कुछ होगा, इंसान खाएगा कहाँ से, पिएगा मतलब कहाँ हर से। तरफ से हाँ खराबी खराबी है, मतलब कुछ रहने भी है, के लिए। न्यूक्लियर वॉर है ठीक ही नहीं है। पौधों को उगने के लिए जरूरी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब जिस पृथ्वी पर ना सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगी, और करीबन 200 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वहीं पर एस्टिमेट्स के अनुसार अगर ये जंग में सारे ही परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल हुए तो समझ लो फिर तो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी, यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा हार जाएगा। पूरी तरह। बट
क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? कभी भी शॉर्ट टर्म में मे बी वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ले, बट लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश के टिकने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बॉम्ब को रोकने के भी हथियार हो। और ऐसा ही एक सुरक्षा कवच भारत के पास है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रशिया और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को तो हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो यह है फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे दो सिस्टम्स मौजूद है। एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा है एएडी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा भारत ने रशिया से S4 डिफेंस सिस्टम भी मंगवाया है, और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसके ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं है जो उसके निशाने पे नहीं आ सके। और इस वजह से फ्रेंड्स ये तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत होने वाली है। बट फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस दुनिया की ये बात को जानते हैं कि परमाणु बॉम्ब्स यूज करना स्टुपिडिटी, जीते चाहे जो भी देश, हारेगी पूरी दुनिया, और इसी वजह से यूएन ने भी इसे बैन करके रखा है। और भारत, जैसे आप जानते हो, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके चलते भारत कभी भी पहला परमाणु बॉम्ब से अटैक नहीं करेगा। और आज हम सभी ने ये जान भी लिया कि किस तरीके से कितना बर्बादी ये बॉम्ब ला सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रोग देश है जो नए नए परमाणु हथियार और मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। आपको क्या लगता है कि खुद की सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हथियार बनाना किसी देश के लिए जायज है, या फिर सभी देशों को मिलकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि परमाणु हथियार बनाना और टेस्ट करना भी इलीगल है, ना कि उसे वॉर में यूज करना सिर्फ? I mean, हमें अच्छी तरीके से पता है कि कीमत तो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, तो हम किस बात के लिए रुके हैं? सो आपकी क्या राय है इस पर फ्रेंड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। पता है इसमें अब मैं अपनी राय बताता हूँ। अब मेरी राय इसमें ये है कि पहली बात तो ये कि हर बंदा अपने डिफेंस के लिए कर रहा है कि हमारा डिफेंस, हमारा डिफेंस, हमारा डिफेंस। मतलब दूसरे को डराने के लिए ना हर कंट्री ने अपने, मतलब जिसकी जितनी पहुंच हुई उसने अपने लिए बना लिया। अब जिसके पास नहीं है वो मुल्क बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि सही भी चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है। सही चल रहा है तो क्या जरूरत है? नहीं अभी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को लेके ना, मतलब पूरी की पूरी दुनिया इनको आपस में इस तरीके से लड़वा रही होती है कि ये लोग आप अपना बजट ना सारा का सारा इन चीजों पे लगाएं कुछ। अब देखो, पाकिस्तान इंडिया इतना बड़ा कंट्री होते हुए उसके पास टोटल 150 है न्यूक्लियर। नहीं वो 100 चलाने का उन्होंने बोला था, 150 है। और पाकिस्तान मतलब इंडिया के ये समझ लो 1-2 शहरों के बराबर है सिर्फ, ठीक है। और हाँ, वो इंडिया के 1-2 शहरों के बराबर है, और इन पाकिस्तान के पास 165 है। मतलब पाकिस्तान इतना बजट अपना निकाल के सारा का सारा इन चीजों में डाल रहा है। तो नहीं, देखो एक बात करने की है, अगर यही बजट, मैं शुरू से ही कहता हूँ डिफेंसेस पे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो बजट लग रहे हैं, तो अगर ये हम लोगों पे लगना शुरू हो जाए, हमारे शहरों पे लगना शुरू हो जाए, गरीब लोगों पे लगना हाँ, तो लोगों की जिंदगी आसान हो सकती हैं। तो तुम क्या कहती हो, होना चाहिए न्यूक्लियर वॉर? से मतलब उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद पे दुनिया का होनी चाहिए न्यूक्लियर वॉर? नहीं, वॉर नहीं होनी चाहिए लेकिन ये सब कुछ खत्म होना चाहिए कि लाइक जंग वगैरह इस तरह का कुछ। अभी जैसे कमेंट्स में लड़ाई होने वाली है, नहीं कमेंट्स में नहीं होगी, इसमें हो जाएगी, नहीं होगी, मुझे पता नहीं होगी, क्योंकि देखो वहां पे उस बंदे ने पॉजिटिव बात की, उसने कहा कि ये चीज कोई लड़ाई होगी तो दोनों ही कंट्रीज को, बल्कि कंट्रीज को क्या दुनिया को नुकसान है। उसने कहा 97 के पता नहीं 90% लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ अब 10% जाहिल होंगे जो कि कुछ कहेंगे कि यार कि यार लड़ाई होनी चाहिए, फाइट होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए। वॉर से तो बस कुछ भी नहीं है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन, हाँ बहुत इन्फॉर्मेशन। मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला कि यार वीडियो ना मतलब थोड़ी दिमाग में बैठ जाए, समझ आ जाए चीज़ की। तो खैर, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और लारा के चैनल को लाजिम चेकआउट कर लो प्लीज़ गाइस,
तो इंशाल्लाह हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।